हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्पीड कंट्रोल आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। इसमें आज हम स्लिप कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे। स्लिप कंट्रोल मेथड में सबसे पहला है वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या है कि वोल्टेज को वेरी करके हम क्या करते हैं, स्पीड को वेरी करते हैं। भाई वोल्टेज को वेरी करेंगे तो स्लिप वेरी होगा, और जब स्लिप वेरी होगा तो हमारा स्पीड भी क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। तो देखते हैं कि ये मेथड जो है हमारा क्या है। देखिए, एक टार्क इक्वेशन आपको देखना पड़ेगा। पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, T बराबर 3/ओमेगा इंटू यस इंटू क्या कहते हैं, यस इंटू वी का स्क्वायर, यस इंटू वी का स्क्वायर बटे आपका R2 डैश का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा यस का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर। समझ में आया ये फार्मूला। देखिए ये चीज़ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ में आया। ये चीज़ आप क्या कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन ये वाला 3/ओमेगा इंटू यस, ये भी क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। जैसे बीटेक उटेक एमटेक ओमटेक लेवल में जब आप जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर 3/ओमेगा इंटू यस जो है एक टर्म आता है जो आपके डिप्लोमा में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके बेसिस पे बताते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही टार्क इक्वेशन क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखते हैं कैसे आता है। इस टार्क इक्वेशन को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी तो पिछला जो टार्क इक्वेशन है वही है, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ओमेगा यस आ रहा है ना, तो ओमेगा यस में क्या है, एक फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है, ठीक है। तो जैसे स्पीड कंट्रोल वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वहाँ पर ये टर्म आएगा, इसलिए इसको बताना क्या था, ज़रूरी था। तो यस इंटू वी का स्क्वायर बटे R1 डैश का स्क्वायर प्लस क्या है, यस का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले इस सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, आपको पता है कि हम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड क्या करते थे, शिफ्ट करते थे। वहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट को हमने क्या किया, पढ़ा, समझ में आया। उसी प्रकार 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर साइड का पैरामीटर है उसे हमने कहाँ पर शिफ्ट किया है, प्राइमरी साइड शिफ्ट किया है। उस दिन हमने इक्विवेलेंट सर्किट में हमने आपको क्या किया था, बताया था अच्छे तरीके से। तो जब वो सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में, मतलब रोटर साइड से स्टेटर साइड में शिफ्ट किया जाएगा, तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस को R2 डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, x2 को x2 डैश से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आया। तो ये चीज़ आपको बताया गया था। अब यहाँ पर समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है यहाँ पर तो केवल रोटर का दिखाया गया है, और रोटर का दिखा करके ये किस साइड शिफ्ट किया गया है, स्टेटर साइड शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर स्टेटर के इम्पीडेंस को हमने क्या किया है, इग्नोर किया है। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर सर्किट में अगर देखा जाए, यहाँ पर इसको हटा दें तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका रेजिस्टेंस भी होगा और एक आपका रिएक्टेंस भी होगा, जो आपका x1 होगा और ये आपका क्या होगा, R1 होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर स्टेटर के इम्पीडेंस को हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। स्टेटर का जो भी टर्म है हमने उसको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए हमने क्या देंगे, वी वोल्टेज की सप्लाई देंगे, क्योंकि वो देखिए स्टेटर का जो वाइंडिंग होता है ना, वो लो रेजिस्टिव वाइंडिंग होती है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा पावर लॉस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए वो बाइंडिंग इस प्रकार डिजाइन की जाती है, काफ़ी थिक होती है, मोटे वायर की बाइंडिंग होती है। तो वहाँ पर करंट हमारी क्या होती है, कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस सर्किट में स्टेटर इम्पीडेंस को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो जब स्टेटर इम्पीडेंस को हमने हटा दिया तो केवल क्या बचेगा, रोटर का बचेगा। अब यहाँ पर हमने प्लस माइनस वी वोल्ट की सप्लाई हमने दी है। ये पोलरिटी प्लस माइनस केवल पोलरिटी को बता रहा है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ना कि जब एमटेक में जाते हैं, बीटेक में जाते हैं, या किसी बड़े लेवल की आप तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर पोलरिटी के साथ सारी चीज़ों को आपको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर ऊपर प्लस है, क्योंकि इधर से हमारी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट हमने माना है कि क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है। अब ये तो रोटर का रेजिस्टेंस है,
जो स्लिप पे क्या करता है, डिपेंड करता है, जिसे हम सेकंड मतलब रोटर साइड से प्राइमरी साइड हमने क्या किया है, शिफ्ट किया है। ये हमारा रोटर का रिएक्टेंस है, जिसे रोटर से हमने स्टेटर साइड पे क्या किया है, शिफ्ट किया है। इसे रोटर से हमने स्टेटर साइड पे क्या किया है, शिफ्ट किया है। और यहाँ पर जो है हम स्टेटर के इम्पीडेंस को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो इंडक्शन मोटर की स्पीड जो होती है ना, वो लगभग सिंक्रोनस स्पीड के क्या होती है, बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है, एन इज लगभग किसके बराबर होगा, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। तो स्लिप का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि उस समय रोटर की स्पीड मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम होगी तो स्लिप हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यस होता है। ठीक है, तो स्लिप इज़ वेरी लो हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर स्लिप का मान बहुत कम हो जाएगा तो इसका मान, अगर यस का मान बहुत कम हो जाएगा तो सोचिए इस पूरे का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम यक्स बराबर क्या मान लें, R2-/यस। अगर यस का मान कम हो जाए तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर यस का मान हमारा बहुत कम हो जाए तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब R2-/यस पूरा बढ़ जाएगा तो ये जो है ना, इस x2 से भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इस x2 से भी क्या हो जाता है, x2- से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो R2-/यस इज ग्रेटर देन x2-। समझ में आया। तो ऐसी कंडीशन में x2- को हम नगण्य मान लेते हैं, जीरो के बराबर मान लेते हैं। समझ में आया, x2- को हम क्या मान लेंगे, जीरो के बराबर मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इस x2 वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस x2 वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। क्यों गायब कर देते हैं, एक तो देखिए स्लिप का मान ऑलरेडी क्या है, बहुत ही कम है, उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा। अब प्लस x2 की अपेक्षा, x2- की अपेक्षा जो है हमारा जो R2- है वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। R2-/यस बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम इस वाले टर्म को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, जब इस वाले टर्म को मतलब जीरो कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3/ω/s/v² बचेगा कि नहीं, इतना। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया। ये फार्मूला हर एक मतलब स्पीड कंट्रोल में क्या होगा, यूज होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एज्यूम कांस्टेंट टार्क लोड, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा टार्क क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया, यहाँ पर हमें क्या करना है, टार्क को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर टी क्या रहेगा, टी बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट होना चाहिए। टी बराबर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए R2- ये तो रोटर का रेजिस्टेंस है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। रोटर का रेजिस्टेंस हमारा डिजाइन कर दिए गए, वो तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये तो यहाँ पर नीचे यस आने की वजह से वेरी करने लगा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमारा कांस्टेंट होगा ना, ये ऑलरेडी सब क्या है, कांस्टेंट है। और टी हमारा भी ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, यस/v² बराबर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। यस/v² बराबर क्या हो जाए, यस/v² बराबर सबको इधर कर देंगे। अब इधर का पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, जैसे टार्क बराबर हमारा कितना है, टार्क टी बराबर आपका 3/ω/s है, इंटू आपका क्या है, यस/v² बटे क्या है, R2-। अब यहाँ पर यस/v² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर T ω/s इंटू R2- बाई क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया पूरा। समझ में आया, टार्क तो हमारा कांस्टेंट है ही, ω/s R2- 3 ये सब पहले से ही क्या है, कांस्टेंट है। तो यस/v² बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यस/v² बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, वोल्टेज को तो हमें घटाना ही है, वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे नहीं, वोल्टेज को हमें क्या करना है, घटाना है। भाई सिंपल सी बात है, अगर वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा करेंगे तो इंसुलेशन हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से हमें कम करना है, कम करके हमें स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो वोल्टेज कम करेंगे, जब वोल्टेज कम करेंगे तो स्लिप का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इस फार्मूले से स्लिप का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको पता है कि स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लिप। तो स्लिप अगर बढ़ेगा, देखिए स्लिप अगर बढ़ेगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है कि इस मेथड में जो है
स्पीड बिलो बेस स्पीड ऑब्टेन होता है। समझ में आया? इस मेथड में जो है स्पीड हमारा बिलो बेस स्पीड क्या होता है, ऑब्टेन होता है, मिलता है। समझ में आया? मतलब रेटेड स्पीड से कम वाली स्पीड हमें क्या होती है, मिलती है। इस मेथड से, वोल्टेज कंट्रोल मेथड से जो है हमें बिलो बेस स्पीड क्या होता है, प्राप्त होता है। समझ में आया? मतलब जो स्पीड की कंट्रोलिंग होती है वो रेटेड स्पीड से कम की स्पीड की कंट्रोलिंग इसमें होती है। ये चीज़ हमें क्या करना है, समझ के चलना है, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट होता है। सिंपल सी बात है, वोल्टेज के मान तो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा करेंगे नहीं, उससे हमें क्या करना है, कम करना है। तो उस कंडीशन में जब कम करेंगे तो स्लिप हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जब स्लिप बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो किससे घटेगी, रेटेड स्पीड से कम स्पीड हो जाएगी। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, वोल्टेज को हमेशा रेटेड से कम किया जाता है। यहाँ पर लिखा है वोल्टेज को हमेशा रेटेड से कम किया जाता है। रेटेड से ज़्यादा करेंगे तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि वी नो दैट यस इंटू वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका वी स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, करंट हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर एक टर्म निकाला था करंट। अगर यहाँ पर आई करंट है तो आई बराबर वी बटे क्या होगा, आई बराबर, सोचिए, आई बराबर वी बटे इम्पीडेंस होगा। आई बराबर वी बटे क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, अब इम्पीडेंस वाले में यस इंटू यक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। भाई यहाँ पर तो हम ये लिख सकते हैं ना, सोचिए, आई बराबर आपका वी बाई आर टू डैश बटे यस का होल स्क्वायर अब प्लस यस इंटू यक्स टू का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। लेकिन आपको पता है कि लो स्लिप की कंडीशन में जो है हमारा ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। जब ये वाला टर्म गायब हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बताइए, ध्यान से देखिए। तो ये अब यहाँ पर हमारा जो है, अभी तो देखिए ये तो अंडर रूट में भी होगा ना, ये क्या होगा, अंडर रूट में होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये अंडर रूट में जब होगा तो ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, सिंगल हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब यहाँ पर आर टू डैश बाई यस हमारा ऊपर चला जाएगा और आर टू डैश नीचे ही रहेगा। तो इसका कुछ वैल्यू कितना आ जाता है, आई बराबर आपका आ जाता है यस इंटू वी बटे क्या आ जाता है, आर टू डैश आ जाता है। समझ में आया? ये चीज़ यहाँ पे एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, आई बराबर यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, आई बराबर वोल्टेज बटे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मान अंडर रूट में कितना लिखेंगे, आर टू डैश बाई यस का होल स्क्वायर प्लस यस इंटू यक्स टू का होल स्क्वायर लिखेंगे। भाई इतना ही तो लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला टर्म हम क्या कर दें, जीरो कर दें, इसे हटा दें। जब इसे हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर गायब हो जाएगा अंडर रूट से। समझ में आया? स्क्वायर गायब हो गया तो यस को ऊपर करेंगे तो इतना ही तो वैल्यू आएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आई बराबर यस इंटू वी बटे क्या हो जाएगा, आर टू डैश हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एज्यूम कांस्टेंट टार्क लोड का, यहाँ पर हमें देखना है। तो नो दैट यस इंटू वी का स्क्वायर यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। अब आपको पता है कि करंट बराबर यस इंटू वी बटे आर टू डैश होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आर टू डैश तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस इंटू वी होगा कि नहीं। तो सोचिए, यहाँ पर यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर है। तो यस के स्थान पर जो है 1/v स्क्वायर आप पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर हुआ कि नहीं। अब सोचिए कि इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इंटू तो वी भी हो जाएगा ना, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वी होगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या है, बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है वोल्टेज कंट्रोल मेथड में। यहाँ पर वोल्टेज घट रहा है तो करंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस मेथड में देखिए, जब वोल्टेज को कम करते हैं ना तो उस कंडीशन में ओवरऑल करंट का मान हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। करंट का मान बढ़ जाने की वजह से जो है, सोचिए, अब लॉसेस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई आर टू डैश रोटर लॉस बढ़ जाएगा, स्टेटर में भी रेजिस्टेंस है कुछ, उसमें भी लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाती है। इस वजह से इस मेथड को हम बहुत ज़्यादा समय तक नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय तक यूज करेंगे तो ज़्यादा पावर लॉस होगा, क्योंकि ज़्यादा करंट होगी, ज़्यादा पावर लॉस होगा, ज़्यादा हीट डेवलप होगा, तो मोटर ओवर हीट होकर के क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसलिए इस मेथड के द्वारा जो है
एक तो जो हमारी स्पीड कंट्रोल मिलती है बिलो रेटेड स्पीड, मतलब रेटेड स्पीड के नीचे की स्पीड कंट्रोल हमें मिलती है। दूसरी बात क्या है, इस मेथड में करंट का मान बढ़ जाता है, ओवरऑल करंट का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा देर तक पावर लॉस हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इसके द्वारा हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। वाइड रेंज का मतलब काफ़ी देर तक हम इसे क्या करते हैं, तो इस मेथड में वाइड रेंज हमें क्या होती है, नहीं मिल पाती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम कम वोल्टेज पर जो है इसे चलाएंगे तो उस कंडीशन में करंट बहुत ज़्यादा होगी। जब करंट बहुत ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, स्पीड मोटर ओवर हीट होकर के क्या हो जाएगी, जल जाएगी। समझ में आया? तो ये चीज़ है। इस मेथड में वोल्टेज को कम करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो मोटर सप्लाई से बहुत ज़्यादा करंट, यहाँ पर करंट, बहुत ज़्यादा करंट है। देखिए करंट को आई से रिप्रेजेंट किया गया है तो मैं बता दे रहा हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने लगती है। इस मेथड को ज़्यादा समय तक यूज करने से मशीन ओवर हीट होकर के क्या हो जाती है, जल जाती है। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस होगा ना, इसलिए इस मेथड का प्रयोग कम समय के लिए किया जाता है। एक तो कम समय के लिए किया जाता है, दूसरा इस मेथड से वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल नहीं प्राप्त हो पाता है। इस मेथड से वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे तरीके से ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, रोटर रेजिस्टेंस वाला पोर्शन क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी में इसका ये सब क्या था, डिसएडवांटेज था, इसे कैसे समझना है हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं रोटर, ये बी वाला है। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। सबसे पहली बात, अब यहाँ पर यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्लिप रिंग लगा होता है और स्लिप रिंग पर ही हम कार्बन ब्रश के माध्यम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से जब वहाँ पर रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो उस कंडीशन में जा कर के हमारा स्लिप वेरी होगा, और जब स्लिप वेरी होगा तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। इस मेथड में भी हमें रेटेड स्पीड से कम स्पीड कंट्रोल क्या होती है, प्राप्त होती है। इसमें रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसमें रेटेड स्पीड से कम नीचे की स्पीड को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वही सर्किट है जो पहले था। ठीक है, यहाँ पे वही सर्किट यूज किया गया है। यहाँ पर भी इग्नोर स्टेटर इम्पीडेंस को, स्टेटर इम्पीडेंस को हम इग्नोर करेंगे तो समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप। अब यहाँ पर सबसे पहले लो वैल्यू, जब मोटर की स्पीड क्या हो, लगभग सिंक्रोनस स्पीड के आसपास हो नॉर्मल कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ स्लिप। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले में R2 डैश बाई एस इज ग्रेटर देन क्या होगा, X2 डैश। समझ में आया? ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। इस कंडीशन में जो टार्क का इक्वेशन आएगा इतना आएगा, ये भी आपको पहले बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो करंट आएगी I बराबर एस इंटू वी बटे R2 डैश आएगा, जैसा कि पहले आया था तो पहले वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर एज्यूम कांस्टेंट लोड टार्क, हम कांस्टेंट लोड टार्क को हम क्या करके चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, समझना है। एज्यूम कांस्टेंट लोड टार्क, तो इसी कंडीशन में स्पीड कंट्रोल हमें क्या करना है, समझना है। तो अब ध्यान से देखिए, अब इस फार्मूले के अनुसार अगर कांस्टेंट टार्क है तो T बराबर आपका कितना है, 3/ओमेगा इंटू यस इंटू वी का स्क्वायर बटे आपका क्या हो जाएगा, R2 डैश। सोचिए टार्क को हमें क्या करना है, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में हम क्या काम कर रहे हैं, वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड है नहीं, तो हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब वोल्टेज को हमने 415 वोल्ट दे दिया तो दे दिया, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला स्पीड कंट्रोल रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, इसलिए यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस को लेना हमारे लिए क्या होगा, जरूरी होगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है,
अब यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल मेथड है नहीं। तो यहाँ पर यस बाई आर टू होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यस बाई आर टू बराबर क्या लिखेंगे, टी इंटू ओमेगा यस इन बटे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताइए ये पोर्शन देखिए, ये तो कांस्टेंट हमने मान रखा है और यहाँ पर इसे भी, ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट ही है। तो सिंपल सी बात है, यस बाई आर टू डैश बराबर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया, आर टू डैश बराबर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू डैश हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब इस कंडीशन में मान लीजिए स्लिप हमारा क्या है, यस1 है। भाई अभी क्या है, रोटर पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम नहीं लगाए हैं, तो उस समय जो रोटर का खुद का रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से मान लीजिए स्लिप हमारा क्या है, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू डैश। समझ में आया भाई, आर टू डैश क्या है, हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है जिसे हमने प्राइमरी साइड क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो अब इसके बाद क्या है, अब इसी फार्मूले के अनुसार, क्योंकि यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इसका मतलब यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आ रहा है, तो यहाँ पर यस1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1, और यहाँ पे यस2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार अब जो यस2 का मान आएगा, यस2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, R2 डैश प्लस RE आएगा। आपको पता होगा कि जब रोटर रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, स्टार्टिंग मेथड आपको पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पर स्लिप रिंग के ऊपर लगे कार्बन ब्रश से जो है 3 रेजिस्टेंस हमने क्या किया था, कनेक्ट किया था स्टार कनेक्शन में। तो वहाँ पर उस रेजिस्टेंस को वेरी करके ही हम स्पीड को यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस मेथड जो है स्टार्टिंग के भी काम आता है और स्पीड कंट्रोल करने के भी यहाँ पे क्या आता है, काम आता है। ठीक है, सोचिए यहाँ पर तो R2 रोटर का पर्सनल जो रेजिस्टेंस था उसकी वजह से स्लिप 1 था, लेकिन यहाँ पर देखिए रोटर का रेजिस्टेंस अब बढ़ गया कि नहीं। जब हम स्लिप रिंग के ऊपर लगे कार्बन ब्रश के माध्यम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो जब R2 डैश में ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा तो इसका मान ओवरऑल बढ़ गया, तो इसका मान भी तो बढ़ जाएगा ना। तो इस कंडीशन में हमने मान लिया है कि यस2 स्लिप हो गया। इसका मतलब है कि यस1, देखिए यस1 इज लेस देन क्या होगा, यस2 होगा। यस1 इज लेस देन क्या होगा, यस2 होगा। आप सोचिए कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम जोड़ दे रहे हैं तो स्लिप का मान हमारा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जब स्लिप का मान बढ़ रहा है तो आपको पता है कि यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यन। जब स्लिप का मान बढ़ेगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, यही पूरा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो जो यहाँ पर क्या है, हमारा स्लिप का मान बढ़ रहा है तो हमारा स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट, स्पीड हमारी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। समझ में आया। तो ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। भाई ये R2 डैश की वजह से यस1 स्लिप था, पहले जो स्लिप था, लेकिन अब जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो स्लिप का मान बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, फार्मूले से स्पष्ट होता है। जब स्लिप का मान बढ़ जाएगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्लिप कंट्रोल मेथड है ना, तो इसमें स्लिप की बात की जाएगी। ठीक है, तो स्लिप का मान बढ़ेगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ से क्या है, एक फार्मूला निकल कर आता है, लेकिन ये सब फार्मूला आपके लिए नहीं है। वो क्या होता है ना कि वो जब न्यूमेरिकल लगाया जाता है स्पीड कंट्रोल में, तो वहाँ पर उस बेसिस पे जो है वो फार्मूला आता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे यस बाई क्या है, R2 डैश बराबर क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यस1 बाई R2 डैश बटे यस2 बाई R2 डैश प्लस क्या लिखेंगे, RE। तो बराबर, ये तो हमारा क्या है, बराबर 1 लिखेंगे, क्योंकि इतना देखिए यहाँ पे यस1 करेंगे, फिर इसी बराबर यस2 बाई R2 डैश प्लस इतना आ जाएगा, इन दोनों का भाग देंगे तो कांस्टेंट कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस कंडीशन में यस1 बाई R2 डैश बराबर आपका यस2 बाई R2 डैश प्लस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर यस2 का मान अगर निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R2 डैश प्लस RE बटे आपका क्या हो जाएगा, R2 डैश इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस1 आ जाएगा। तो यहाँ पर यस2 इज ग्रेटर देन क्या है, यस1 है। यस2 इज ग्रेटर देन क्या है, यस1 है। ये चीज़ तो हमने आपको पहले ही बता दिया, समझ में आया। तो यस2 इज ग्रेटर देन हमारा क्या हो गया, यस1 हो गया। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में देखिए यस2 बराबर अगर हमारा क्या है, यस1 है, तो तब तो ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पर अगर S1 में यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, देखिए इतना रेजिस्टेंस का गुणा कर दिया जा रहा है ना, जब इतना रेजिस्टेंस का गुणा हो जा रहा है तो इसका मतलब S2 S1 से क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया? एक तो वैसे भी ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए S1 कोष्ठक में भाग देंगे तो 1 प्लस RE बटे क्या आ जाएगा, R2 डैश आ जाएगा, आएगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू है ना एक से क्या है, ज़्यादा है, एक से क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जब एक से ज़्यादा वैल्यू का इस स्लिप में गुणा होगा तो S2 का मान तो ज़्यादा ही होगा ना। अगर यहाँ पर पॉइंट में आता तब हम ये मान सकते थे कि S2 का मान हमारा क्या है, कम है S1 से, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस इतना है। अब यहाँ पर 1 प्लस इतना है तो इस कंडीशन में 1/5 आ सकता है, 1/6 आ सकता है, 1 पॉइंट आगे अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान R2 से भी अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू होगी तो जब इसमें गुणा होगा तो इसका मतलब S2 का मान हमारा क्या होगा, S1 से ज़्यादा होगा। वो चीज़ तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जैसा कि पहले हमने बता दिया अच्छे तरीके से कि यहाँ पर क्या होगा, S2 इज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, S1। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन में स्लिप का मान क्या है हमारा, कम है, दूसरी कंडीशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद स्लिप का मान हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब जहाँ पर स्लिप ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम होगा, और पहले स्लिप क्या था, पहले स्लिप हमारा क्या था, कम था, पहले स्लिप हमारा कम था तो वहाँ पर स्पीड क्या था, ज़्यादा था, और बाद में स्लिप हमारा कम हो गया तो बाद में स्लिप हमारा बढ़ गया तो स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो इस मेथड में भी हमको रेटेड स्पीड से कम स्पीड कंट्रोल प्राप्त हो रहा है। इस मेथड में भी स्पीड कंट्रोल मेथड में भी बिलो बेस स्पीड कंट्रोल प्राप्त होता है। समझ में आया? इस मेथड में तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जैसा कि अभी हमने डेरिवेट करके आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया बताया। यहाँ पर हमने दिया है कि S2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, S1 होगा। ठीक है, अब एक और अलग से हम ले लेते हैं, एक अलग से, जैसे हमारा फैन लोड है, क्या है, फैन लोड, एग्जाम्पल फैन लोड। तो फैन लोड के केस में जो हमारा टार्क का इक्वेशन होता है, टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होता है। समझ में आया? टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब आपको पता है कि टार्क यहाँ पे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अभी हमने पढ़ा है कि S/R2 डैश बराबर क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, या फिर S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप तो टार्क ही लिख सकते हैं ना, यहाँ पे टार्क होगा कि नहीं, इस फार्मूले के अनुसार S/R2 बराबर क्या है, टार्क है। तो S/R, यहाँ पर टार्क के स्थान पर हम S/R2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब S/R2 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, आपको पता है कि n बराबर होता है NS1 माइनस क्या होता है, S। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 बराबर NS तो हमारा कांस्टेंट है, तो 1 माइनस S1 हो जाएगा, क्योंकि N1 होगा तो S1 हो जाएगा। स्लिप के ऊपर N1 हमारा, N मतलब क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, N2 बराबर यहाँ पर NS1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, S2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा स्पीड क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को भी रख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, S1/R2 डैश बटे S2/R2 डैश प्लस यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, आपको तो पता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये भी तो आपका क्या होगा बताइए, ये भी तो आपका N1 बटे क्या हो जाएगा, N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप बराबर लिख सकते हैं ना। आप यहाँ पर देखिए N, ये वाला तो कट जाएगा, ये वाला जब कट जाएगा तो 1 माइनस S1 का होल स्क्वायर और बटे क्या लिख देंगे, 1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, बन जाएगा।
देखिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ऐड हो गया तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आ रहा है, आर आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो हमारा क्या था, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू डैश था। अब यदि इसी में हम आर ई को क्या कर देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो स्लिप का मान बढ़ जाएगा ना। जब ये बढ़ा तो स्लिप का मान हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। जब स्लिप का मान हमारा बढ़ जाएगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आया, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वाले स्लिप का मान क्या है हमारा, ज़्यादा है, इस वाले स्लिप का मान हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला पोर्शन पूरा हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए S2 का मान क्या है, ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, रुकिए 1 मिनट समझा दे रहे हैं, इसको तो हम मिटा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की वजह से S2 का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो 1 माइनस S2 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब S2 का मान कम हो जाएगा तो बताइए N2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओ सॉरी, देखिए N2 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब S2 बढ़ेगा, जब S2 बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन कम होगा, जब ये वाला पोर्शन कम होगा तो हमारा N2 का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस मेथड में भी, इस दूसरे एग्जाम्पल में भी हमें बिलो बेस स्पीड क्या हो रही है, मिल रही है। तो इस मेथड में बिलो बेस स्पीड हमें क्या होती है, मिलती है। समझ में आया। अब इसमें कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखना है कि इस मेथड में रोटर एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रोटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सिंपल से यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के अनुसार जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लिप हमारा बढ़ेगा, के अनुसार स्लिप का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे स्पीड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया। तो यहाँ पर बिलो बेस स्पीड कंट्रोल हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, इस मेथड के द्वारा, इस मेथड को ज़्यादा समय तक यूज नहीं किया जाता, ज़्यादा समय तक यूज नहीं किया जाता है। समझ में आया। कारण क्या है नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाने से आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाता है, जिससे दक्षता कम हो जाती है। और देखिए ये तो हीट है ना, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा और हीट बढ़ जाती है, हीट क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे मशीन डैमेज हो सकती है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, इस मेथड में हमें वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज नहीं मिलती है, वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज हमें नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या है, इस मेथड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में करते हैं, जिसमें क्या लगा होगा, स्लिप रिंग लगा होगा। समझ में आया।
अब यहाँ पर तो आप सारी बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमने आपको डेरिवेट करके समझाया है, हालांकि डेरिवेट करके कोई समझाता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अनुसार हमने क्या कर दिया है, आपको समझा दिया है। तो ये मेथड क्या है, बहुत ही गड़बड़ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, जहाँ पर हैवी लोड यूज करना होता है ना, जैसे हैवी लोड को उठाना होता है, तो स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए और मोटर की स्टार्टिंग के लिए हम स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर को उसके वहाँ पर स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन ब्रश के माध्यम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए बढ़ा करके स्टार्टिंग टार्क हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और कई जगहों पर रोटर रेजिस्टेंस मेथड का प्रयोग स्पीड कंट्रोल में भी किया जाता है। समझ में आया? वहाँ पर जहाँ पर हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इस मेथड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत कम समय के लिए स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हैवी लोड को हमें क्या करना है, खींचना है, उठाना है। समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।